वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज की अपनी क्लास में हम लेके चलेंगे प्रोनाउन का टॉपिक। पहले हम पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन जो है शुरू कर चुके हैं। आज उस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रोनाउन के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में अगले काइंड का जो है इसमें हम लेंगे कंपाउंड प्रोनाउंस। अब कंपाउंड प्रोनाउंस क्या है? हो सकता है आप में से कईयों ने जो है कंपाउंड प्रोनाउंस ये नाम पहली बार सुना हो। कंपाउंड प्रोनाउंस क्या है एक्चुअली कि हमने जो फॉर्म्स लिखी थी प्रोनाउन की, उसमें हमने लिखा सब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म। पजेसिव में जो डिटर्मिनर्स थे वो अलग थे, एडजेक्टिव्स अलग थे। और जो एब्सोल्यूट प्रोनाउंस हैं, एब्सोल्यूट पजेसिव जो है मतलब जो प्रोनाउंस थे पजेसिव फॉर्म के वो अलग थे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म अलग थी। फिर रिफ्लेक्सिव फॉर्म, हमने जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म लिखी वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म देखिए दो तरह से काम में आती है। रिफ्लेक्सिव फॉर्म जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में भी काम में आती है और साथ ही ये एम्फेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में भी इस्तेमाल होती है। यानी यही सेम फॉर्म्स जो हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होती है और यही रिफ्लेक्सिव भी होती है। ठीक है, तो इनको अगर हम एक नाम दें, क्योंकि वो सेम, जैसे हिमसेल्फ जो है यही हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और ये सेम ही हिमसेल्फ जो है ये एम्फेटिक भी हो सकता है। तो फिर इसको अगर हम एक नाम दें दोनों को तो हम कह सकते हैं कंपाउंड प्रोनाउंस। ये कंपाउंड कैसे हैं कि इसमें हिम जो एक फॉर्म है प्रोनाउन की प्लस इसमें सेल्फ जुड़ा हुआ है, इन दोनों को जोड़कर जो कंपाउंड वर्ड बना है, ठीक है, वो कहलाएगा यहाँ पे कंपाउंड प्रोनाउंस। तो कंपाउंड प्रोनाउंस कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं ये दोनों कंपाउंड प्रोनाउन की फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? देखो, रिफ्लेक्सिव जो वर्ड बना है वो रिफ्लेक्शन से बना है, रिफ्लेक्ट से। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन किसी चीज का परावर्तन होना, प्रतिबिंब पड़ना किसी का। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन शब्द से ही आप समझ सकते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते कौन कौन से? सबसे पहले हम यह बात करें तो इसमें हमने पढ़ा जिनमें या तो सेल्फ लगता है, ठीक है, या सेल्व्स लगता है। सेल्व्स तो तब लगेगा जब ये प्लूरल के साथ में लग रहा हो। ठीक है, प्रोनाउन जो है वो प्लूरल हो तो सेल्व्स लगेगा, सेल्फ का प्लूरल हो जाता है सेल्व्स, और सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगेगा। तो जिन वर्ड्स के साथ में सेल्फ या सेल्व्स लगा हुआ हो प्रोनाउन के साथ में वो फॉर्म्स रिफ्लेक्सिव कहलाएगी। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, ठीक है, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स, है ना, ये सारे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव नाम क्यों है इनका। देखो क्यों है। रिफ्लेक्शन का मतलब प्रतिबिंब होता है या परावर्तन होता है, कोई चीज लौट कर वापस उसी तरफ आए, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम क्यों है? क्योंकि इनमें वर्ब का रिफ्लेक्शन होता है, वर्ब का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि किसी डूअर के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है, ठीक है, उस काम का वापस लौट कर असर जो है वो उस सब्जेक्ट पर ही होता है। ठीक है, कैसे? जैसे he hurt himself, देखिए क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन ये ही है। यहाँ पे इसने क्या किया? कोई काम किया। क्या काम किया? चोटिल करने का, चोट पहुंचाने का। और ये चोट पहुंचाने का जो काम हुआ उससे चोटिल हुआ कौन? वो खुद ही, मतलब ही खुद ही इसका असर ले रहा है अपने ऊपर इस काम का। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव फॉर्म काम में आएगी इस सब्जेक्ट की। समझ गए? तो रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं इनको, ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि इनमें वर्ब का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, वर्ब रिफ्लेक्ट करती है। डूअर ऑफ द एक्शन जो है सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम का होने के बाद में असर वापस सब्जेक्ट पर पड़ता है लौट कर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म कहलाती है ये, क्योंकि वो वर्ब रिफ्लेक्ट कर रही है। भाई उसने चोटिल किया, ठीक है, तो उसने कुछ काम किया चोटिल करने का, लेकिन उस काम का असर किस पे हुआ? चोटिल हुआ कौन? वो खुद ही। ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। किसने किया? उसने। बर्बाद हुआ कौन? वो खुद। ठीक है, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को मार डाला। मारने का काम किसने किया? उसने। मरा कौन? वो खुद।
मतलब उस काम का सीधा असर खुद पे हो रहा है, उस सब्जेक्ट पे हो रहा है, तो वहां पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म आती है। तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म कहाँ आती है और रिफ्लेक्सिव क्यों कहते हैं, ये तो समझ में आ गया आपके। आगे बात करते हैं हम कि रिफ्लेक्सिव फॉर्म वाक्य में आएगी तो क्यों आती है, इसका यूज क्या होता है, कब जरूरत पड़ती है इसकी। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब कोई परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब, जब कोई परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हुआ हो वाक्य में और उसमें परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई अन्य ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो, तो सब्जेक्ट के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। समझ गए बात को। मतलब परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, पहले इस चीज को समझिए। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आपने पढ़ी होगी, वर्ब का टॉपिक आपने पढ़ा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो ट्रांजिटिव में भी कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो परमानेंट ट्रांजिटिव होती है, मतलब हमेशा उनके साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो परमानेंटली इंट्रांजिटिव होती है, जैसे गो, कम, ये सारी वर्ब्स हैं, ये परमानेंट इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके साथ में ऑब्जेक्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी वर्ब्स रह जाती हैं जो कभी ट्रांजिटिव हो जाती हैं, कभी इंट्रांजिटिव हो जाती हैं। ये कौन सी होती है, जब इनके साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ जाए तो ये ट्रांजिटिव कहलाती है, जब नहीं जुड़े तो ये इंट्रांजिटिव का भी काम करती है। लेकिन जो परमानेंट ट्रांजिटिव है वो तो हमेशा ऑब्जेक्ट लेगी, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर वो वाक्य गलत हो जाएगा। परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो सेंटेंस फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। तो ऐसी स्थिति में जब परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब है, हमने लिखा ही किल्ड, ठीक है, यहां पर वर्ब तो हमने लिख दी। अब इस वाक्य को हम यहां पे अगर पूरा कर दें, फुल स्टॉप लगा दें, तो ये वाक्य गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट आना जरूरी था जो हमने लिखा नहीं। दूसरे तरीके से हम इसका अर्थ भी निकाल के अगर देखें तो ध्यान दो, ही किल्ड, उसने मार डाला, वाक्य पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। जब हम ये बोलेंगे तो सामने वाला ये जरूर जानना चाहेगा किसको मार डाला, समझ गए बात को। तो वो जो ऑब्जेक्ट है इसका उसको बताना जरूरी होगा, जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक ये वाक्य अधूरा रहेगा। तो परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनकरेक्ट सेंटेंस। अगर ऑब्जेक्ट है ही किल्ड हिज ब्रदर, मान लीजिए, ठीक है, ही किल्ड हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को मार डाला, ठीक है। अपने भाई को मारना, उसके लिए आपने पढ़ा होगा वर्ड जो है, वन वर्ड जो है, किलिंग वन्स ओन ब्रदर, क्या होता है, चलते चलते याद कर लीजिए, वो भी क्या होता है, फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। तो उसने ये जो एक्ट किया, उसने मार डाला, किसको मार डाला, हिज ब्रदर, अपने भाई को। जब हिज ब्रदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट है, समझ गए। यहाँ पे ही किल्ड रमेश, ही किल्ड राम, कुछ भी होता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता दूसरा कोई नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती या कोई नाउन होता यहाँ पे, ठीक है, तब तक तो दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट होता। लेकिन मान लीजिए कि इसमें कोई नाउन नहीं दिया हुआ है, ही किल्ड, उसने यही लिखा है ही किल्ड, तो उस स्थिति में कोई अन्य अगर नहीं आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो वहां पे आपको फिर अगर वाक्य को करेक्ट करना है तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म लगानी पड़ेगी। और रिफ्लेक्सिव फॉर्म किसकी आएगी, इसी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसी सब्जेक्ट की रिफ्लेक्सिव फॉर्म आएगी। ही है तो हिमसेल्फ ही आएगा, देम सेल्व्स नहीं आ सकता या हरसेल्फ नहीं आ सकता, समझ गए। ही की रिफ्लेक्सिव फॉर्म ही आएगी। हो गई बात क्लियर।
तो परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब जब इस्तेमाल होती है सेंटेंस में तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य करेक्ट हो जाता। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट और अन्य ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो उस स्थिति में क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में यह आएगा कि भाई रिफ्लेक्सिव ही क्यों होती है, ऑब्जेक्ट हमें इस्तेमाल करना है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके क्लिक किया होगा दिमाग में कि ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो हिम होती है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल होनी चाहिए थी, रिफ्लेक्सिव क्यों होती है। अब ध्यान दीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल हो, एक बार के लिए हम ये देख लें, ही किल्ड हिम, तो उसका सेंस जो है इलॉजिकल हो जाता है, अटपटा हो जाता है। कैसे, ही किल्ड हिम, अगर हम ऐसा बोलें उसने उसे मार दिया, तो क्लियर नहीं हो पाता हम किसकी बात कर रहे हैं, किसने किसे मार दिया। ही किल्ड, उसने मार दिया, ठीक है। हिम, हिम मतलब किसको, उसको खुद को या किसी अन्य व्यक्ति, क्योंकि हिम का, ही का किसी भी थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि यहाँ का ही जो है ये रमेश है, यहाँ का ही जो है मुकेश है। ठीक है, ये जो हिम आ रहा है इसके लिए, तो हम अगर ये कहना चाहें रमेश किल्ड मुकेश, ठीक है, तब तो ये ठीक है, ही किल्ड हिम। ठीक है, एक तरह से वो भी इलॉजिकल होगा, इनकरेक्ट ही होगा अगर देखा जाए तो, रूल के अकॉर्डिंग वो भी ठीक नहीं है। हमें एक नाउन यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज इससे पहले कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है उसके अंदर वो नाउन आना चाहिए, तब तो वो फिर भी फिट बैठ सकता है। केवल इतना ही सेंटेंस हो तो वो भी गलत है। लेकिन एक बार के लिए मान लें कि मान लो वो सही है, ही किल्ड हिम, इसका मतलब ये हो गया कि रमेश किल्ड मुकेश। ठीक है, ठीक है, चल रहा है। लेकिन जब हमें रमेश किल्ड रमेश, हमें यही लिखना है, रमेश ने अपने आप को मार दिया, तो वहां पे हिम के साथ में सेल्फ लगेगा। ठीक है, हिम सेल्फ आएगा। मोटे तौर पर आप यही समझो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं, मोटे तौर पर यही समझो कि जब परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब का अन्य कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वहां पे रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑब्जेक्ट का काम करेगी। उस वर्ब के रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी किसकी, उस सब्जेक्ट की रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी। सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन है उसी की रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगी। अब सब्जेक्ट यहाँ पे नाउन के रूप में भी होता तो इसके प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव फॉर्म ही आती, रमेश किल्ड हिमसेल्फ आता फिर भी। ठीक है, रमेश यहाँ पे नाउन के रूप में दिया हुआ होता तब भी यहाँ पे हिमसेल्फ ही आता, प्रोनाउन के रूप में दिया हुआ है तो हिमसेल्फ आया ही है। हो गई बात क्लियर। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, परमानेंट ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है और इसको ऑब्जेक्ट की जगह ही इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात फिर आती है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, एक वर्ड होता है एम्फेसाइज। ठीक है, एम्फेसाइज मतलब बल देना, जोर डालना, किसी बात पर बल देना या जोर डालना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो एम्फेटिक क्या हो गया, वो प्रोनाउन जो बल देने के लिए, जो जोर डालने के लिए, किसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए, दबाव देने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। इनका इस्तेमाल कब होता है, जब हमें किसी प्रोनाउन या किसी नाउन पर, किसी सब्जेक्ट पर जोर डालना हो, सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करना हो, सब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो। ठीक है, तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ही हिमसेल्फ finished his work या the work, कुछ भी। ठीक है, अब देखो उसने अपने आप ही काम को समाप्त किया, मतलब किसी और की सहायता नहीं ली, खुद ने किया। ही herself cooked the food या she cooked the food herself। ठीक है, यहां पे भी आ सकता है she herself cooked the food। अब ध्यान दो, ये किस लिए आ रहा है, पहले तो ये बात करते हैं। ये एम्फेसाइज करने के लिए आ रहा है। किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, ये इस सब्जेक्ट पे एम्फेसाइज कर रहा है। ही हिमसेल्फ फिनिश द वर्क। अब इसमें से हिमसेल्फ को एक बार के लिए हम हटा के देखें, कितने पार्ट को हटा के देखें, ही फिनिश द वर्क, तो भी ये सेंटेंस तो करेक्ट है। वहां पर सेंटेंस करेक्ट नहीं था, ही किल्ड, उसमें सेंटेंस करेक्ट नहीं था, वहां तो जरूरी था हमें उसे लगाना। यहाँ पे जरूरी नहीं होता है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि हम एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं तो हम लगाएंगे, नहीं करना चाह रहे हैं, नॉर्मली बोलना चाह रहे हैं तो हम नहीं भी लगाएंगे। ही फिनिश द वर्क, उसने काम को खत्म कर दिया। ठीक है, उसने काम को पूरा कर दिया।
वाक्य तो पूरा है ये भी, तो हिमसेल्फ की जरूरत तो नहीं है। जरूरत क्यों है इसकी यहाँ पे, अगर हमें इसको बल देकर बोलना है तो जरूरत है कि उसने काम को खुद ही पूरा कर दिया, उसने काम को खुद पूरा किया, स्वयं पूरा किया। वो स्वयं का अर्थ हम देना चाहते हैं तो हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है ही को, ठीक है, कि काम को उसने ही पूरा किया, खुद ही पूरा किया, उस खुद ही स्वयं ही, उस बात को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये कहलाएगा एम्फेसाइजिंग। ऐसे ही शी कुक्ड द फूड हरसेल्फ, उसने खुद ही भोजन पकाया, ठीक है, मतलब खाना उसने खुद पकाया, किसी और की हेल्प नहीं ली या और से नहीं पकवाया। खाना मम्मी ने नहीं बनाया, उसने खुद बनाया। समझ गए बात को। तो उस स्थिति में हरसेल्फ का यूज क्यों कर रहे हैं, इस पर जोर डालने के लिए। हो गई बात क्लियर। अदरवाइज हम यहाँ पे भी इसको खत्म कर सकते हैं और ये वाक्य फिर भी सही है, शी कुक्ड द फूड, उसने खाना बनाया, तो बात तो वो भी सही है, लेकिन खुद बनाया, उस खुद के लिए ये हरसेल्फ इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले बात तो ये हो गई, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, एम्फेसाइज करने के लिए, इसीलिए एम्फेसाइजिंग या एम्फेटिक कहलाता है। हो गई बात क्लियर। अगली बात ये कि फिर रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होते हैं इनमें फर्क क्या हुआ, फिर ये देखते हैं। देखो क्या क्या फर्क है दोनों में। सिमिलरिटीज तो क्या है कि दोनों की फॉर्म सेम होती है, ये सिमिलरिटीज है, मतलब हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव भी होता है, एम्फेटिक भी होता है, हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव भी, एम्फेटिक भी, इसी तरह से बाकी भी। फर्क क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है जबकि एम्फेटिक ऑब्जेक्ट नहीं होता। पहला फर्क ये हो गया, मुख्य फर्क यही है। इसको समझ गए तो बाकी चीजें समझने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ही इस्तेमाल होता है। ये तभी इस्तेमाल होता है जब वर्ब में वर्ब ट्रांजिटिव आई हो सेंटेंस में। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में इस्तेमाल होता है कहां पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट आया हो रमेश किल्ड महेश हिमसेल्फ, अब मान लो ये यहां पे ऐसे होता, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। यहां पे महेश जो है ऑलरेडी इसका ऑब्जेक्ट आ गया तो ये आएगा ही नहीं। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब अगर इसकी जरूरत है तो यहां पे जरूरत हो सकती है इसको रमेश को एम्फेसाइज करने के लिए, रमेश हिमसेल्फ किल्ड महेश, ठीक है। यानी ये यहां पे रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। अगर इसके साथ में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो ये फिर रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा, यूज ही नहीं होगा। पहली बात तो अगर यूज कर रहे हैं तो एम्फेसाइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव के रूप में यूज नहीं होगा। ये तब भी यूज होगा जब यहाँ पे महेश हट जाएगा, महेश की जगह पे ये आ रहा है तो ये आ सकता है। तो पहली बात तो ये हो गई, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। अगर ऑब्जेक्ट है वाक्य में दूसरा तो फिर रिफ्लेक्सिव का कोई चांस नहीं है, रिफ्लेक्सिव फिर नहीं आएगा। हो गई पहली बात। दूसरी बात, ये जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। दूसरी यही चीज हो गई कि ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है वाक्य का, ये एम्फेसाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर ये प्रोनाउन का फर्क आप समझ गए एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव का, तो इसमें एक चीज ये गौर करने की है कि ये वर्ब के ठीक बाद में आता है। बात वही हो गई घुमा फिरा के, वर्ब के ठीक बाद में आता है, तभी तो आएगा जब ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। वर्ब के बाद में आएगा मतलब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो आएगा। और ये जो है ये वर्ब के बाद में भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे वर्ब के ठीक बाद में नहीं आया, वर्ब के बाद में तो आया, लेकिन ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद में भी आ सकता है, ये एम्फेटिक है। अब इसमें क्यों नहीं आया रिफ्लेक्सिव, क्योंकि शी कुक्ड द फूड, उसने खाना बनाया, खाना पकाया, तो द फूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया ना ऑलरेडी, समझ गए। अब इसमें और ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। उस स्थिति में ये हरसेल्फ यहाँ पे किस रूप में आ रहा है, ये आ रहा है इसके एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव का जो फर्क है वो। चलिए आगे चलते हैं, इन पे आधारित क्वेश्चंस कैसे होंगे ये जैसे ही ये टाइप्स इनके पूरे हो जाते हैं उसके बाद में इनके क्वेश्चंस लेके चलेंगे हम, उस टाइम आप समझेंगे। कंपाउंड प्रोनाउंस दोनों हो गए ये। अब इसके बाद में बात करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें देखो शब्द जुड़ा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, प्रदर्शन करना किसी चीज का,
दिखाना किसी चीज को, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट से बना है ये डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेट करने वाले, डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले जो शब्द हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाएंगे। कैसे? किसी चीज को दिखाने के लिए कि वह बुक है, वह टेबल है, ठीक है, तो उसको दिखाने के लिए हम उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, तो साथ में उसके लिए जो यूज किया जाता है प्रोनाउन वो कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। ये डेमोन्स्ट्रेशन का काम करते हैं, इसलिए इनको डेमोन्स्ट्रेटिव कहेंगे। और प्रोनाउन क्यों कहेंगे? ये नाउन की जगह पे जब आएंगे ना, डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए जब नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे तो ये प्रोनाउन कहलाएंगे। यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, ये सेम ही, लेकिन जब ये एडजेक्टिव के रूप में आएंगे तो नाउन के साथ में आएंगे, ठीक है। जब प्रोनाउन के रूप में आ रहे हैं तो नाउन की जगह पे आएंगे, और जब एडजेक्टिव के रूप में आएंगे तो नाउन की जगह पे नहीं आएंगे, नाउन के साथ में आएंगे। इनके साथ में नाउन जुड़ा हुआ होगा, वो आगे जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे उस टाइम बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। तो ये 4 होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इनका यूज जो है दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है। किसी को पता नहीं है, मान लो रास्ते चलते हम घर के आगे से गुजर रहे हैं बस में बैठे हुए, और अपने दोस्त को बता रहे हैं देख ये है मेरा घर, समझ गए? तो उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं ना घर की तरफ कि ये मेरा घर है। पॉइंट आउट करने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जो यह शब्द है, दिस शब्द है, ये पॉइंट आउट कर रहा है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो ये कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। और प्रोनाउन क्यों कहलाया? क्योंकि यहां पर दिस किसके लिए आ रहा है? दिस हाउस के लिए, समझ गए? इस हाउस को यहां पे गौण किया गया है, ठीक है। इस हाउस के लिए आ रहा है ना, ये हाउस की जगह पे प्रोनाउन आ रहा है, ये तो हाउस को गौण किया गया, उसकी जगह दिस आ रहा है, तो नाउन की जगह पे आ रहा है इसलिए प्रोनाउन हुआ। अगर ये ऐसे होता दिस हाउस, फिर ये आगे हो जाता इज माइन, ठीक है, ये बदल जाता, लेकिन दिस हाउस होता तो ये नाउन, ये इसका एडजेक्टिव होता फिर, ठीक है। और हाउस को हटा दिया, केवल दिस आ रहा है, तो हटा क्या? नाउन हटा, नाउन की जगह पे आ रहा है ये, तो ये हो गया अब प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये नाउन के स्थान पर आएगा, इसलिए प्रोनाउन कहलाएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये काम डेमोन्स्ट्रेशन का करेगा। दैट इज माई कार, दैट इज माई कार, ठीक है। तो अब देखिए दैट क्या कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन का काम कर रहा है। दैट इज माई कार, वो मेरी कार है। तो हम जो इशारा कर रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं ना, जो वो शब्द है या वह शब्द, ये शब्द क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन का काम कर रहा है, समझ गए? अब इसमें देखिए दैट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और हमने पहले पढ़ा है, देखो पजेसिव केस के नाउन प्रोनाउंस, ठीक है, या एडजेक्टिव्स। तो माई क्या यहाँ पे? माई क्या है बताइए? देखें एडजेक्टिव। माई क्या है? एडजेक्टिव। कैसे? ये नाउन है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसके लिए आ रहा है, तो ये हो गया इसका एडजेक्टिव। चलो ठीक है। फिर आगे बात करें कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, दैट कार इज माइन। अब देखिए ये तो क्या हो गया? नाउन के साथ में आ रहा है, नाउन के लिए आ रहा है, तो ये तो हो गया अब एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये तो। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अब प्रोनाउन। पहले ये माई क्या था? एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के साथ में आ रहा था, अब नाउन की जगह पे आ गया ये, तो ये हो गया प्रोनाउन। ये कौन सा है? पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये फर्क है। तो ऐसे ही दिस का तो इस्तेमाल होगा कब? ये तो हमने पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक चीज है ये तो। दिस का इस्तेमाल कब होता है? नजदीक की कोई सिंगुलर चीज है उसके लिए दिस का इस्तेमाल होगा, नजदीक की कोई प्लूरल चीजें हैं उनके लिए दीज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। दूर की कोई सिंगुलर है उसके लिए इस्तेमाल होगा दैट का, और दूर की प्लूरल है उसके लिए इस्तेमाल होगा दोज का, ठीक है। दोज गर्ल्स आर माई क्लासमेट्स, ठीक है। दोज गर्ल्स, वो लड़कियां, दूर हैं, एक से ज्यादा है तो दोज आ जाएगा। दूर है, एक ही है, दैट गर्ल इज माई क्लासमेट, वो लड़की मेरी क्लासमेट। अब दैट गर्ल एक ही लड़की है तो उस स्थिति में दैट आ जाएगा, ठीक है। नजदीक है तो दिस और दीज आ जाएंगे। बस इतनी सी बात है इनमें, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टाइप की। अगले टाइप का प्रोनाउन होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले इनको ढंग से समझ लीजिए आप, कौन कौन से टाइप हैं ये, इनको क्यों बोलते हैं, ये कौन कौन से होते हैं ये, उसके बाद में क्वेश्चंस पे हम जाएंगे,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई केवल हम इनको पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं चर्चा करूंगा आपसे, क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए और आप उनको हल करिएगा, साथ साथ पता चल जाएगा कितना आपने समझ में आया है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये हो गए। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएंगे ईच, आइदर, इधर भी बोलते हैं इसको, नाइदर। देखिए एवरी नहीं होगा, ध्यान रखना, एवरी जो है प्रोनाउन नहीं होगा। कुछ लोग जो है ईच एवरी दोनों को प्रोनाउन में ले लेते हैं, एवरी प्रोनाउन नहीं होगा, एवरी एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ईच, आइदर, नाइदर ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहते हैं इनको, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना या विभाजित करना, ठीक है। तो ये जो प्रोनाउन आएंगे ये किसका काम करेंगे, बांटने का काम करेंगे। प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाउन की जगह पे आते हैं, तब ये प्रोनाउन कहलाते हैं। बांटने का काम करते हैं कैसे, ईच, ईच का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक इसका मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा है, जो संज्ञा वो एक से ज्यादा है, और उन ज्यादा में से प्रति एक की हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक की बात कर रहे हैं, अलग अलग देख के, तो उनको बांटा जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव। आइदर दोनों में से कोई एक, दो में से कोई एक, उसके लिए इस्तेमाल होता है आइदर, ठीक है। नाइदर दो में से कोई भी नहीं, मतलब दो तो है तो दो में से बांटने का काम कर रहे हैं ना, दोनों में से कोई एक, एक को अलग कर दिया, एक को ले लिया, ठीक है। तो उस स्थिति में ये डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएंगे, ठीक है। अब इनकी अगर हम बात करें तो देखो क्या है, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। दो या दो से अधिक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, उनमें से प्रत्येक को अलग अलग देखा जा रहा उस स्थिति में। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, ठीक है। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, कोई सा भी नहीं। मतलब ईच का प्रयोग दो के साथ में, दो से अधिक के साथ में भी हो सकता है। आइदर का प्रयोग दो के ही साथ में होगा, इसका प्रयोग भी दो के ही साथ में होगा। दो से अधिक हो तो आइदर का प्रयोग होने की बजाय वन का प्रयोग हो जाएगा। दो से ज्यादा हो ना संज्ञा, उस स्थिति में वन का प्रयोग हो जाएगा, आइदर का नहीं होगा, ठीक है। या एनी वन का हो जाएगा। नाइदर का प्रयोग नहीं होगा, दो से अधिक होने पर नाइदर की जगह नो वन या फिर नन, ठीक है, का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये हम आगे बात करेंगे कि वन का प्रयोग कब होगा और क्या इन पे सेंटेंसेस लेके आगे हम समझेंगे इनको कि किस तरह से सेंटेंस में गड़बड़ दी जाएगी। क्या करेगा अगला, अगला क्या करेगा, आपको सेंटेंस दे देगा, नाइदर ऑफ द 5 बॉयज वॉज प्रेजेंट यस्टरडे, है ना। इस तरह से मान लो सेंटेंस दे दिया अगले ने। अब क्या करना अपने को, इतना ही ध्यान रखना है केवल कि नाइदर का प्रयोग हुआ है तो ऑफ द 2 हो सकता है, यहाँ पे 5 नहीं हो सकता। 2 से ऊपर जाते ही नाइदर का यूज होगा ही नहीं। तो नाइदर ऑफ द 5 दिया हुआ है तो 5 बॉयज को तो हम चेंज नहीं करेंगे, उस स्थिति में हम नाइदर का प्रयोग हमें गलत लगेगा, तो नाइदर को चेंज करेंगे। नाइदर की जगह क्या आ जाएगा, नन ऑफ द, ठीक है, नन ऑफ द 5 बॉयज या नो वन ऑफ द 5 बॉयज, एक ही बात है, ठीक है। नन ऑफ द 5 बॉयज वॉज प्रेजेंट। अब नन जो है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। नो वन जो है वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। नो वन आगे सिंगुलर वर्ब है तो उसके अकॉर्डिंग हम नो वन का इस्तेमाल करेंगे। नन प्लूरल भी हो सकता है, ध्यान रखिए, नन प्लूरल सिंगुलर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो गए। आज की क्लास काफ़ी लेंथी हो रही है तो उस हिसाब से हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो काइंड्स हैं वो अगली क्लास में पॉसिबली अगली क्लास में पूरा कर देंगे, ये जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है इसको, और उसके बाद में अपने लेके चलेंगे इन पे आधारित जो सेंटेंसेस जो एग्जाम से पहले आए हुए हैं उनको, और जो एग्जाम में आने लायक हैं उनको, या जो रूल्स हैं इनके कि किस प्रोनाउन का यूज कहाँ पे होता है, कौन सी स्थिति में कौन सी फॉर्म आती है, उनकी हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जुड़े रहिए, लगातार वीडियोस देखते रहिए। इंग्लिश के अलावा भी आपके बाकी सारे वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं,
केवल मैथ की क्लास जो है अभी शुरू नहीं हो पाई है। मैथमेटिक्स की क्लास जो है 1 या 2 दिन में ही अरेंजमेंट हम उसका भी करते हैं। बाकी सारी क्लासेज जो हैं आपके लिए उपलब्ध हैं। सारी क्लासेस के वीडियो, फिजिक्स की क्लास आपको लगातार अब मिल रही है, जीके की क्लास आपको लगातार मिल रही है। जैसा कोई भी हम प्रबंध कर पा रहे हैं अपनी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का, अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, क्योंकि पहले से ये नहीं चल रही है, तो हम थोड़ा सा जो है इसमें आप ये फील कर रहे होंगे कि वीडियो जो है उसकी वीडियो की क्वालिटी जो है उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है 19 मिले, लेकिन कंटेंट जो है ना वो औरों की बजाय 21 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। आप कंटेंट पे जाइए, पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ा कैसा रहे हैं, उस चीज़ को देखिए। ये मत देखिए कि वीडियो में लाइट कैसी आ रही है, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, बस काफ़ी है। आप ये मत देखिए कि मैं दिखाई दे रहा हूँ तो मैं इसमें गोरा ज़्यादा लग रहा हूँ या थोड़ा सा काला लग रहा हूँ, या फिर मेरे बाल जो हैं वो ठीक नहीं है, हेयर स्टाइल अच्छी नहीं है। होता है, मैंने कई वीडियो जैसे देखे हैं जिनमें टीचर्स जो हैं वो हेयर स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं वीडियोज़ में पढ़ाते समय, ठीक है, बार बार जो है वो मतलब बालों पे अपने जो है उनको सहेजते रहते हैं, ठीक है। और जो कंटेंट है वो 1 घंटे की क्लास में, अभी कुछ बच्चे बात कर रहे थे लाइव क्लास की, ठीक है, लाइव क्लास में मैं आऊँगा, ठीक है, जल्दी ही। लेकिन देखिए मैंने क्या देखा है, लाइव क्लास में क्या है, 1 घंटे का लाइव होता है, उस लाइव में 15 मिनट तो नहीं कह सकते, ज़्यादा हो गया, लेकिन कम से कम 3 या 4 मिनट तक तो जो टीचर्स हैं वो इसी बात में लगे रहेंगे, चलो आ जाओ भाई आ जाओ, सब लोग जुड़ जाओ, सब लोग जुड़ जाओ, शेयर करो भाई शेयर करो, ये करो। तो शुरुआत तो उस चीज़ से कर रहे हैं हम, ठीक है। फिर बातें शुरू हो जाती है, हाँ बेटा आ गए भाई, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, है ना, समझ गए, वो चीज़ें चलती है। और उसके बाद में कमेंट जो बीच में आते हैं, तो बीच में कमेंट देखने लग गया, अच्छा हाँ, तो उस कमेंट पे बात होती है, उस पर जोक सुनाया जाता है। और मतलब 1 घंटे की क्लास में आप कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, कमेंट्स में सीरियस चीज़ पूछी जा रही है, रिप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सीरियस नहीं भी पूछी जा रही है, कोई राम राम भी कर रहा है तो उस राम राम का भी जवाब देना पड़ेगा। तो एक तो फ्लो बिगड़ता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि 1 घंटे की क्लास में जो पढ़ाई हो पाएगी वो मुश्किल से 20 मिनट ही हो पाती है, ठीक है। उसकी बजाय तो हम यहाँ पे आधे घंटे की क्लास ले लें, आधे घंटे में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25 मिनट की पढ़ाई हो जाए। 5 मिनट जैसे आज मैंने मान लो कि एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता दी, तो हो सकता है 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए हों, लेकिन कम से कम जितनी देर हम पढ़ रहे हैं उतनी देर केवल पढ़ाई हो, ठीक है, समझिए बात को। तो आप कंटेंट पे जाइए कि कंटेंट क्या दिया जा रहा है, पढ़ाया कैसा जा रहा है, उस चीज़ पे जाइए। लाइट की क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी जो है उस पर आप मत जाइए, क्योंकि हम ऑनलाइन जो है वो एक मजबूरी में चला रहे हैं। जब तक हम ऑफलाइन जो है वो शुरू नहीं हो जाती तब तक, उसके बाद में ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो अपनी रेगुलर क्लासेज जो चलती हैं उन्हीं क्लासेज को हम ऑनलाइन में कन्वर्ट करेंगे। और बच्चे जो आप लोग जो जुड़ रहे हैं उनमें से 99% अपनी ऑफलाइन क्लासेज में जुड़ने के लिए ही जुड़ रहे हो, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो जो 99% बच्चे हैं वो अपनी ऑफलाइन क्लास में जब जुड़ जाएंगे तो उनको इस कंटेंट से ज़्यादा कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो जितना आपको मिल रहा है इस पीरियड के दौरान उतना आप इंजॉय करिए, उतने को आप यूज़ करिए। और जो टाइम है बहुत ही कम बचा हुआ है, ये मानिए जल्दी एग्ज़ाम आपकी होने वाली है, उस टाइम को यूटिलाइज़ करिए। जितना मिल जाता है उतना यहाँ से लीजिए, जो नहीं मिल पा रहा है वो यहाँ वहाँ से लीजिए, कहीं से भी लीजिए। और उसके अलावा आपके पास में जो नोट्स, जो कोई आपके जो गाइड वगैरह है, उसको आप लगातार देखते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। जल्दी मैं आपके लिए PDF वगैरह जो हैं अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पेपर्स हैं वो मैं आपको सेंड करूँगा, उनको आप हल करके और तुरंत उसका रिस्पॉन्स दीजिए, वापस भेजिए कि क्या आपने हल किया, उनको हम चेक करते हैं, देखें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेन चीज़ यही है, आपका जुड़ा रहना, लगातार एक एंथुजियाज्म बनाए रखना। एग्ज़ाम होनी है कभी भी हो चाहे, और उसके प्रति, अपने टारगेट के प्रति आप लगातार समर्पित बने रहो, लगातार जुड़े रहो और मेहनत करते रहो। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसमें जो रूटीन आपका वो बना रहे वो ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।